दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज जनरेट में। आज आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या फिर आपका लेखपाल, आपके जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका एसएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो उसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो जानकारी यहाँ पे आपको सही तरीके से प्राप्त होगी। टॉप 10 क्वेश्चन में, टॉप 10 क्वेश्चन में आपको अपना रैंक भी झांकना है कि आपने कितना यहाँ पे सीख पाए हैं। आप एग्जाम का फॉर्म तो भरती हैं, पर आपको अभी तक यही नहीं पता है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इन सभी चीजों के साथ में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से एक क्वेश्चन के 4-5 आंसर होते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग एलिमिनेट करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देना पसंद करते हैं। क्योंकि आपके एग्जामिनर में एग्जाम के समय में क्या होता है, आपको पता होगा कि माइनस मार्किंग रहती है। आपका एग्जाम से बाहर होने का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना नहीं आता है, मतलब कि गलत साबित करना नहीं आता है। आप सिर्फ अच्छे को चाहते रखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है, बस यही आप लोग चाहते हैं। पर यहाँ पे आप लोग ये नहीं चाहते कि इसमें गलत क्या है। ये सारी चीजों के साथ में आज हमारे साथ में पूरी क्लास में जुड़ रहेंगे। सभी दोस्त लास्ट में बताएंगे कि आप टॉप 10 क्वेश्चन में आपने कितने आंसर यहाँ पे कर पाए हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का करेंगे कि निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले में से एक था। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे हिसाब से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितनी फसलें इस समय यूज की जा रही हैं, कितने यहाँ पे मनुष्य वर्तमान में क्या क्या यहाँ पे खाया जाता है अन्न में, आपको ये बताना है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि मध्यकाल में कहाँ से प्राप्त होता है। मध्यकाल में आप अगर विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो ये कहाँ से चीजें, इनका साक्ष्य प्राप्त होता है, ये भी आपको बताना है। दूसरी बात यहाँ पे बताना है कि भारत में, भारत उपमहाद्वीप में यहाँ पे चावल कहाँ से प्राप्त होता है और आपका गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चनों के साथ में आज के आंसर सारे होंगे। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो याद रखेंगे आपका जौ हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे वर्तमान में याद रखेंगे, वर्तमान में आपके 8 यहाँ पे अन्य यूज किए जाते हैं। 8 अन्नों में क्या क्या है यहाँ पे लिख लेंगे। आपका हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे, गेहूं हो जाएगा और जौ हो जाएगा। ये सभी दोस्त ये फसल लिख लेंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा मक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बाजरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी दोस्त यहाँ पे देख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ठीक है, बाजरा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बाजरा के बाद में आपकी 3 फसलें होंगी, यहाँ पे 4 फसलें होंगी। बाजरा आपका हो जाता है यहाँ पे राई, ठीक है, जिसको हम सरसों बोलते हैं अपने यहाँ। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका राई हो गया। राई के साथ में आपका क्या होता है, यहाँ पे जई होता है। क्या होता है? जई होता है। आपका होता है चावल होता है। क्या होता है दोस्तों? चावल होता है। ये फसलें आपकी होती है। एक फसल आपकी क्या रह गई है, उसको हम देख के आपको बताते हैं कि आपका होता है यहाँ पे सोखम। क्या होता है यहाँ पे? सोखम। सोखम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये मक्का और बाजरा के समय में ही आपके यहाँ बोई जाती है, जिसमें ऊपर भुट्टे जैसे आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पतली छोटी छोटी होती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको फसलें सारी चीजें बता दी है। अब आपको मध्य विश्व के इतिहास से बताते हैं कि किस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका मध्य भूमध्य सागर है, ठीक है। आपका जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर की बात करते हैं। जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के, ठीक है, पास में ही आपका ईरान है। भूमध्य सागर से लेकर के आपका ईरान पड़ता है। ईरान आपको समझ में आना चाहिए, या सागर से लेकर के ईरान, ठीक है। ईरान समझ रहे हैं ना? ईरान से क्या होता है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे जौ के साक्ष्य मिलते हैं। कितने ईसा पूर्व? तो आपको ये भी बात समझना होगा कि ये मध्यकाल में 8000 ईसा पूर्व, कितने, लगभग 8000 ईसा पूर्व में ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये जो यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब दोस्त बात आती है कि भारत में चावल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो याद रखेंगे ये आपका गेहूं का हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। यहाँ लोहरा देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोहरा देव हो जाएगा।
चावल। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र है, यहाँ से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें पहले क्वेश्चन के बारे में पता चल गई होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से विकसित थी या विकासशील थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिस तरीके से हमारा भारत अभी विकसित की ओर चल रहा है, हमारा भारत अभी विकासशील है, विकासशील है मतलब कि विकसित नहीं हुआ है, और उस समय क्या आपको प्रदर्शित होता है कि सिंधु सभ्यता विकसित थी, तो उसमें विकसित होने की दिशा में कला और वास्तुकला में, धर्म स्तर में प्रथम सही कमान में, दग्ध ईंट बनी इमारतों से, ये आपको बताना है। सभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लेंगे, ये जो आपको दग्ध है, ये दग्ध की आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। दग्ध वो होता है दोस्तों, याद रखना है, यहाँ पे आपके जो घर होते हैं वो पूर्ण रूप से किस रूप से बने थे, याद रखेंगे, पक्की ईंटें। किसे? पक्की ईंटें। पक्की कैसे? आप देखते होंगे इस समय आपके गांव या आपके आसपास में भट्ठे होते हैं ईंट पकाने वाले, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ईंटों से बनी इमारतें जो थी वो ईंटें कैसी थी, बिल्कुल पक्की थी, मतलब कि उन्हें पका करके उनका घर का निर्माण कराया जाता था। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, तो दग्ध ईंटों से बनी इमारतें था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे सिंधु घाटी को कौन सी सभ्यता कहा जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे इस सभ्यता को क्या कहा जाता था, यहाँ पे इसको ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया? यहाँ पे ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे ताम्रपाषाण सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक क्या मिला था, तांबा प्राप्त हुआ था। तांबा से यहाँ पे सारी चीजें हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया कि तांबा मिलता था, तो यहाँ पे परिचित नहीं थे, मतलब कि तांबा तो पहले से ही कट गया। आगे आपका आता है ताम्रपाषाण में, यहाँ पे क्या क्या प्रयोग हुआ था, आपका चांदी का भी प्रयोग हुआ था, यहाँ पे कांसा का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पे आपका होता है पतरे, पतरे का भी प्रयोग हुआ था, याद रखेंगे। और क्या यहाँ पे आपका सोना का भी प्रयोग हुआ था। क्या यहाँ पे सोना का भी प्रयोग हुआ था, इसको स्वर्ण युग भी कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्ण युग भी कहते थे। यहाँ पर अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ से चांदी भी प्राप्त हुई है, तांबा भी प्राप्त हुआ है, पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, पर लोहा यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ। तो किस चीज से लोग यहाँ पे जब लोहा प्राप्त ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोहे से लोग परिचित नहीं होंगे। तो याद रखेंगे ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोथल जो है वो कहाँ का स्थल है। और लोथल में एक आपको मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गोदीवाड़ा मिलता है, ये ऋग्वैदिक काल का है, नवयुग का है, गुप्त काल का है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे याद रखें कि गोदीवाड़ा ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे खंभात की खाड़ी। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। ये बात आपको समझना होना चाहिए कि खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, ये भी आपको बताना है, खंभात की खाड़ी। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, पर यहाँ पे आपको बताना है कि खंभात की खाड़ी कहाँ पे है। तो याद रखेंगे गोदीवाड़ा आपका कहाँ पे है, ये है गुजरात में। तो अगर गुजरात में गोदीवाड़ा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, यहाँ पर ही होगा। अब दोस्त बात आती है कि गोदीवाड़ी कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे जो आपका समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, जैसे आपके एक आपका क्या होता है, एक जहाँ पे सामान का आदान प्रदान होता है उस जगह को उसे बंदरगाह बोलते हैं। जैसे भारत में बंदरगाह है ना, इस जो लोथल था आपका, इसे जो गोदीवाड़ा बोला जा रहा है, यही बंदरगाह का कार्य यहाँ पे लोथल में होता था। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में दो ऐसी जगह थी जहाँ पे आपका बंदरगाह थे बड़े बड़े, तो आपका लोथल भी उसमें शामिल होता है। आपका लोथल भी यहाँ पे क्या था, गोदीवाड़ा का रूप यहाँ पे बंदरगाह का रूप निभा रहा था। यहीं से यहाँ से समुद्री व्यापार होता था, मतलब कि समुद्र से जो जहाज आते थे लोथल में रुकते थे, यहीं पे व्यापार होता था। तो यहाँ पे ये किस समय का है, तो याद रखेंगे ये आपका सिंधु घाटी युग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे सबसे पुराना वेद कौन सा है? अब आपको यहाँ पे इस सबसे पुराने वेद में बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों।
ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको लिख के दे रहे हैं, ये संख्याएं आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, यहाँ पे 10 मंडल याद रखेंगे और आप लोग 1028 क्या याद रखेंगे, 1028 श्लोक याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको, 1028 श्लोक याद रखना है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 2000 हो गया है तो हम 1000 कर लेते हैं। यहाँ पे 1017 आपको याद करना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सूक्त होते हैं। क्या होते हैं, सूक्त होते हैं। और यहाँ पे आपके 11 क्या होते हैं, 11 क्या होते हैं, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपके 11 क्या होंगे, यहाँ पे बाल खिल्ली होंगे। क्या होंगे, बाल खिल्ली होंगे। क्या होंगे, बाल खिल्ली होंगे ये आपके। ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपके बाल खिल्ली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ये आपके बाल खिल्ली होते हैं। यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। ये आपको समझ में आया कि 1028 श्लोक में आपकी जो 1028 श्लोक है, इसी में आपके मिलते हैं 1000 आपके 1017 सूक्त मिलते हैं, 11 बालखिल मिलते हैं। जो आपका वेद है यहाँ पे सबसे पुराना, तो आपका आता है ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1027 श्लोक है। उसी में 1028 श्लोक में ही 1017 सूक्त और 11 बालखिल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वर्णित में ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था। दोस्तों, आपको आम अपराध के साथ में यहाँ पे दान भी आपको बताना है कि यहाँ पे यदि आपने देखा होगा, परंपराएं चलती आती हैं कि आपके यहाँ दहेज की प्रथा चलती है, विवाह में आपके यहाँ दहेज दिया जाता है, तो वही यहाँ पे दान दिया जाता था। उसे उस समय के दहेज ना लेकर के दान कहा जाता था कि आप 2 गायें ले लेंगे और हमारे अपनी बेटी का विवाह करा दें। इस तरीके से होता था। पहले क्या होता था, आज के समय में लड़की वाले दहेज देते हैं लड़के पक्ष को, पर पहले क्या होता था कि आप हमारी 2 गाय रख लो, आप अपनी पुत्री या फिर बहन को आप हमारे पास में भेज दो, मतलब कि हमारे साथ में शादी करा दो। ऐसा उस समय के समय में चलता था ऋग्वेदिक काल में। तो यहाँ पे आपका दान कहा जाए तो आपका होता है, सबसे बड़ा दान क्या होता था, गाय होती थी। क्या होती थी, गाय होती थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका अपहरण ये हो नहीं सकता, हत्या हो नहीं सकता, बलात्कार हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पशु की बात कर रहे हैं तो आपका पशु चोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, पर्षण उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से, तैतरीय उपनिषद, मंडूक उपनिषद से। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है। ये याद रखेंगे, इसका जो एक स्तंभ है, ये क्या है, स्तंभ है। स्तंभ कहाँ पे है, याद रखेंगे, ये अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ कहाँ पे है, ये सारनाथ में है। कहाँ पे है, सारनाथ में। सारनाथ में है। ये क्या दोस्तों, हमारे भारत का प्रतीक है, मतलब कि भारत का प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो ये किससे लिया गया है, याद रखेंगे, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मंडूक की है कि मुंडक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, मुंडको उपनिषद है तो है, ठीक है, बात है क्लियर हो गई। यहाँ पे निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। यहाँ पे आपको बताना, गंधार, मथुरा, शून्य, इनमें से। तो याद रखेंगे, जैन धर्म में जो यहाँ पे प्रेरणा थी, ये आपके थे मथुरा थे। दोस्तों, अब आपको जैन धर्म के आपको संस्थापक का नाम बताना है। तो यहाँ पे संस्थापक कौन थे, तो आपको प्रथम संस्थापक यहाँ पे पार्श्वनाथ के रूप में जानेंगे। किसके रूप में, पार्श्वनाथ के रूप में जानेंगे। प्रथम तीर्थंकर ये थे। क्या थे, प्रथम तीर्थंकर ये थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पे आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो अब आती है बात यहाँ पे कि यहाँ पे अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर आपके कौन से थे, तो याद रखेंगे ये आपके होते हैं महावीर स्वामी। कौन होते हैं, महावीर स्वामी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है। ये आपको एक जैसी का सवाल है, तो आपको समय जल्द से जल्द बताना। इसमें कर्मवाद एवं सिद्धांत, आत्मा की निश्चितता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तपस्या, वैराग्य।
सभी दोस्त एक बार आंसर करेंगे। यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध ने, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के स्थापना थे। जैन धर्म का हमने बता दिया कि पार्श्वनाथ है। यहाँ पे अब आपके सामने आता है कि यहाँ पे किस पे भरोसा करते थे सबसे ज्यादा धारणा, तो याद रखेंगे कर्मवाद और सिद्धांत पर इसकी बात थी, कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि 23वें तीर्थंकर के रूप में आपको बताना है। सभी दोस्त 23वें तीर्थंकर के रूप में इनको बताएंगे। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे आपके 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ लेंगे, यहाँ पे आपके जो होंगे, यहाँ पे हमने जो आपको बताया था ये पार्श्वनाथ बताया था, यहाँ पे आप लोग क्या नाम लिख देंगे, यहाँ पे होंगे आपके ऋषभ देव। क्या होंगे, ऋषभ देव होंगे। ठीक है दोस्त, ये आपके ऋषभ देव होंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने आंसर है, ये आंसर का आप लोगों को जवाब देना है। किस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे पार्श्वनाथ थे, ये आपके प्रथम, क्या कहेंगे, प्रथम तीर्थंकर। ये हमारे कौन से हैं, ये प्रथम है, ये हमारे प्रथम है, ये हमारे 24वें हैं, ये हमारे 23वें हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राइट नाउ सभी दोस्त ये बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी हो और आपने इन सभी क्वेश्चनों में कितने आंसर आपके पहले से पता थे या फिर आपने कमेंट नहीं कर पाया। सभी दोस्त ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ में आगे भी बने रहेंगे सभी साथी दोस्त। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है।